फिर करते हैं आज अपनी अगली वीडियो स्टार्ट। लेकिन अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो के 2 क्वेश्चन के क्या कर लेते हैं आंसर अपडेट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गाइनोशियम रिप्रेजेंट। जो गाइनोशियम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं गाइनोशियम क्या होता है, हमारे फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या ऑर्गन को ही हम कभी कभी क्या नाम से बोलते हैं, कार्पेल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, ए वॉल ऑफ कार्पेल। ठीक है, मतलब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अंडपकों का चक्र। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो गाइनोशियम है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, द वॉल ऑफ कार्पेल को। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन अपडेट। बाकी अभी एक क्वेश्चन इसमें अभी और है। उसी वीडियो का अगला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, जिसमें था एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं कारण। मतलब जो हमारा सदाबहार, मान लो कोई सदाबहार पौधा है तो वो वर्ष भर हरा भरा रहता है। इसके हर वर्ष भर हरा भरा रहने का कारण क्या है? तो जो कारण ये होता है इसमें, मान लो एक पेड़ है, जैसे आपको पता है भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं में क्या होता है, एक पतझड़ ऋतु होती है जिसमें पेड़ों से सारे पौधे गिर जाते हैं, जिसके कारण अधिकतर पौधे वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, हर स्मॉल इंटरवल पर अपनी कुछ पत्तियां गिरती रहती हैं, जिनके बदले में नई पत्तियां आती रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये पूरे पौधे वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, मतलब इनमें पतझड़ का मौसम है ना वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़े थोड़े समय में अपनी पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, लीव्स फॉलिंग इन ए वेरी स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स, या फिर लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स, मतलब एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो। और हाँ, इन 2 क्वेश्चन को करेक्ट कराने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मनीष कुमार यादव को। ठीक है, इन्होंने मेरे को कमेंट में बताया था कि ये क्वेश्चन आपको एक बार रिव्यू कर लेनी चाहिए आंसर्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो की तरफ आज की। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक हमारा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, उसमें हमको बताना है फिनोटाइपिक रेशियो। तो पहले बात करते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की, ये क्या होता है। मान लो एक मेल प्लांट है और एक क्या है, फीमेल प्लांट। जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या F1 प्रोजनी। जब हम इस F1 का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, मैंने इस वाले कंडीशन में जो फीमेल है, फीमेल को क्या माना है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो जब हम इस F1 को इस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब जो हमारी ऑफस्प्रिंग मिलेंगी उनका हमको क्या बताना है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 कहने का मतलब है अगर हमने इनमें फ्लावर कलर को चूज़ किया था तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, रेड फ्लावर, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे पिंक। मतलब 4 अलग अलग क्या मिलेंगे, कलर मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे, एक एक मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा रेशियो कितना आएगा, 1 1 1 1। और अगर हम इसमें जीनोटाइपिक की रेशियो की बात करते हैं तो वो भी हमारा क्या रहता, सेम ही रहता, 1 1 1 1। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमारा फिनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा डैमेज ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पर होती है, मतलब क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है कहाँ पर स्थित होता है, तो वो हमारा स्थित होता है स्ट्रेटोस्फेयर के, मतलब समताप मंडल में। तो हम देखते हैं इसकी कहानी क्या है। कहानी का सीन ये है, मान लो ये हमारी है अर्थ और अर्थ से बहुत दूर क्या है, सन है। ठीक है, अब इसके बीच का जो ये एरिया है इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं और हमने अपनी सुविधा के लिए इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है बहुत सारी लेयर्स में। लेकिन मैं अभी आपको 2 ही समझाता हूँ। एक को हमने डिवाइड कर रखा है किस में, ट्रोपोस्फेयर में, और इससे ऊपर वाली लेयर को हमने किस में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रेटोस्फेयर में।
ठीक है, कुछ डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ऊपर वाली है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर और नीचे वाली क्या है हमारी ट्रोपोस्फेयर। इसका जो एरिया है वो हमारा कितना होता है 0 से 10 किलोमीटर। मतलब जब हम अर्थ की सरफेस से 0 से 10 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो वो हमको जो लेयर मिलेगी वो क्या होगी ट्रोपोस्फेयर की। उसके ऊपर जो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर रेंज के अंदर की जो लेयर होगी, मतलब ये जो दूरी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। अर्थ से हमको पता है क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं या फिर सनलाइट निकलती है। उसमें क्या होती है अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं। यूवी में भी अल्ट्रा वायलेट कौन से टाइप की, बी टाइप की निकलती है सन से। अब जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है ये जो अल्ट्रा वायलेट बी आई है इसको क्या कर देगी रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। मतलब सन से आई है तो सन की तरफ वापस क्या कर देगी भेज देगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जाती है या ओजोन पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं गुड ओजोन, GOOD गुड ओजोन, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी के अंदर आने से रोकती है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आ गई, कहाँ पे आ गई ट्रोपोस्फेयर में, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है और सीधा कहाँ भेज देती है अर्थ में। इसलिए हम जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं BAD बैड ओजोन, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट करती है वो गुड कहाँ मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में और जो बैड है वो कहाँ मिलती है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। कहने का मतलब ये है गुड और बैड से ये मतलब था। इसमें हमसे पूछा था डैमेज वाली, तो डैमेज वाली जो हमें मिलती है वो मिलती है हमको लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। एक होता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, एक होता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज के बीच में ही तो जो हमको जो डैमेज वाली मिलती है वो मिलती है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में लोअर स्ट्रेटोस्फेयर दिया जाए तो आपका आंसर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, नहीं तो क्या होगा सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसके ओजोन के बारे में भी। तो यार देखो ओजोन जो होता है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, ठीक है। और ओजोन जब मान लो ये प्लांट्स पे गिरती है तो प्लांट्स के लिए क्या होती है हानिकारक होती है, उनमें क्रोजन कर देती है। क्रोजन का मतलब है उनमें जो है प्लांट जब आप देखते हैं कुछ पत्तियां तो उनमें क्या होता है प्लांट ना बीच में से ऐसे छेद छेद से पड़े होते हैं बीच में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं ओजोन के कारण होते हैं। और अगर यही अगर एनिमल्स की बॉडी पे गिरेगा तो एनिमल्स में क्या कर सकता है कैंसर नामक बीमारी भी कर सकता है। और आई में क्या कर सकता है आई कैटरेक्ट नामक बीमारी कर सकता है। और इंसान में जो कॉर्निया होता है उसकी आई में उसको भी क्या कर सकता है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमें ओजोन से बचाने के लिए कौन हेल्प करती है स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन। इसीलिए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर वाली को हमने नाम दिया है गुड ओजोन और ट्रोपोस्फेयर वाली को बैड ओजोन, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डिनरली एन एयर पोल्यूटेंट। मतलब कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है। तो CO2 है, इसको हम नॉर्मली एक एयर पोल्यूटेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट इसका एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं बदले में। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। मनुष्य में इसका उल्टा होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो हम रेस्पायरेशन में इन्हीं गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ये बोलूँ कि जो हम रेस्पायरेशन में एयर लेते हैं उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है ऑक्सीजन की होती है। उसमें और भी होते हैं, आर्गन भी होता है, हीलियम भी होता है, ऐसी गैसेस भी होती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मेनली हमारे काम की क्या है ऑक्सीजन है, इसलिए हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कभी भी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा जो एयर होता है ये क्या होती है हमारी एक टाइप की मिक्सचर होती है, ठीक है। मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, आर्गन भी होता है, बहुत सारा कंपोनेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 21%, या मैं एग्जैक्टली बोलूँ NCERT के हिसाब से 20.9%, जो कि दिया गया है NCERT की 9th क्लास की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो होता है 78%, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीन्स आर मेड ऑफ। तो जीन्स जो हैं वो हमारे किससे बने होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जीन्स क्या होते हैं। मान लो हमारा एक क्या है ये हमने सेल लिया,
सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है हमको? डीएनए। ठीक है, ये होता है हमारा डीएनए। अब मान लो जो ये डीएनए है, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बहुत से हिस्सों में काट दिया। ठीक है, अब ये काटने के बाद जो भी मेरे को ये हिस्से मिले हैं ना, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये सातवां हिस्सा, तो ये अपने आप में क्या है? हर एक जीन। मान लो इस डीएनए में कितने जीन हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीन हैं। लेकिन मैं आपको एक जीन को लेके समझाता हूँ। तो ये मैंने क्या निकाल दिया? इतना जीन, इसी को मैंने बड़ा करके यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये क्या था? डीएनए। डीएनए को मैं छोटे छोटे हिस्सों में काटूंगा और जो प्रत्येक हिस्से को मैं क्या बोलूँगा? जीन बोलूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन नाम देते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमको पता है डीएनए हमारा किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो बेसिकली जीन्स भी हमारे किससे बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड से। और डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड तो नहीं मिलता है, कितने मिलते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। इसके लिए क्या होगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें नाइट्रोजन बेस भी हो और उसमें शुगर भी हो और उसमें क्या हो? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो। नाइट्रोजन बेसिस कौन से? AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमिन। शुगर मतलब पेंटोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब PO4 3- या कभी कभार इसको सिर्फ P- से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलके बनता है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो उसमें फॉस्फेट नहीं आता है, क्या आता है? सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो जीन्स होता है वो क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और जो ये जीन होता है ये हमारा फाइनली क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, हर जीन प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जीन क्या बनाता है? फाइनली प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टर्म इकोसिस्टम है वो किसने दी थी? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था टेंसले ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का लार्वा बताना है। चाहे हमसे फर्स्ट जुवेनाइल पूछा होता तो बढ़िया, अगर मान लो यहाँ पे सीधा लिखा होता एस्केरिस के लार्वा का नाम बताओ, तो क्या होता है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है एस्केरिस में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो भैया जो क्रोमोसोम होता है ना, गुणसूत्र, उसमें क्या क्या होता है या फिर वो किससे बना होता है? तो हमें जैसे कि पता है हमारा क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लीवर में फैगोसाइट्स का काम कौन करती है? फैगोसाइट्स का मतलब जो क्या करती हो? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का काम जो करेगा हम उसे क्या बोलेंगे? फैगोसाइट्स। लीवर में ये काम कौन करता है? तो करती हैं हमारी कफर सेल्स। फैगोसाइट्स का मतलब होता है जो कार्य करता है और प्रक्रिया का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। अब देखते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है। मान लो एक एमीबा है, एमीबा के सामने यहाँ पे क्या पड़ा है? खाना पड़ा है। एमीबा क्या करेगा? इसके पास जाएगा, ठीक है, और अपने ये 2 पैर, इनको बोलते हैं, मतलब जनरली इनको ये पैर बोलते हैं या पोडिया बोलते हैं, तो इनको इसके चारों तरफ ऐसे लाएगा और फाइनली इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले आएगा। ये जो 2 पैर जैसे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, इस जो प्रक्रिया जो इसने करी हम इसे क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर से किसी पार्टिकल को या फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। और ये करता है एमीबा भी करता है, और हमारी बॉडी में लीवर की जो कफर सेल्स भी होती हैं ये भी यही काम करती हैं। ये जो कफर सेल्स होती हैं ये बाहर से क्या लेती हैं? हो सकता है कोई फूड पार्टिकल्स को लें या किसी अन्य पार्टिकल को लें जो हमारी सेल्स के लिए आवश्यक ना हो। ठीक है, ये करती क्या है? जनरली कफर सेल्स क्या करती हैं? इसके पास जाती हैं और अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसको ले लेती हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारी बॉडी में या इन सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल। ये वैक्यूल के अंदर जाता है, ठीक है। ये जो हमारा फूड पार्टिकल है वैक्यूल के अंदर जाता है, और वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो इसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सीक्रेटेड बाय, मतलब दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। मतलब तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स की जो बाहर की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, CELLULOSE सेल्यूलोज। और इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। इंसानों में भी इतनी ताकत नहीं है, या फिर इंसानों की बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस सेल्यूलोज को क्या कर सके, पचा सके या डाइजेस्ट कर सके। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की ताकत सिर्फ एक ही में है, किस में है, टर्माइट्स में है। किस में, दीमक में। क्योंकि जो हमारी, आपने सुना होगा अपने घरों में, हमारी लकड़ी में क्या लग गई, दीमक लग गई। तो दीमक क्या करती है, लकड़ी के पार्टिकल का बुरादा कर देती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देती है, किसको, लकड़ी को। इसका मतलब उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की ताकत है, ठीक है, या फिर उसमें ऐसे एंजाइम प्रेजेंट हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें। अब इसको बताने की कहानी बताता हूँ एक। मान लो एक टर्माइट है, ठीक है, मैंने ऐसे ही सिंपल सा शेप बता रहा हूँ टर्माइट्स की। मान लो ये टर्माइट्स हैं, तो टर्माइट्स में अगर मैं इसको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दूं तो मैं इससे बोलूं क्या तुम इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, ये बोलेगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही काम मान लो मैं एक ले लूं प्रोटोजोआ। अब मैं प्रोटोजोआ को बोलूं क्या तुम इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, प्रोटोजोआ बोलेगा हाँ मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। अब कहानी होती है कि टर्माइट्स कैसे डाइजेस्ट कर लेता है फिर, ठीक है। तो टर्माइट्स बोलता है प्रोटोजोआ को कि तुम कहाँ आ जाओ, मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोटोजोआ को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ बोलता है बदले में मेरे को क्या मिलेगा, मैं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाऊंगा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो बदले में इसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, टर्माइट्स की एलिमेंट्री कैनाल, या मैं बोलूँ इसका गट है, एलिमेंट्री कैनाल या गट, जहाँ पे इसका फूड डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। तो यहीं पे ही हमें कहीं पे देखने को क्या मिलते हैं, प्रोटोजोआ। या मैं ये कहूँ, मान लो ये टर्माइट्स की बॉडी है और इसमें क्या है, बीच में एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट है, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटोजोआ मिलते हैं, जिनमें प्रोटोजोआ को क्या मिल रहा है, जगह मिल रही है टर्माइट्स के अंदर रहने के लिए, और बदले में टर्माइट्स को क्या मिल रहा है, अब मैं इसको लकड़ी का टुकड़ा दूंगा तो ये खा तो लेगा, लेकिन जब इसके बॉडी में जाएंगे तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स, ठीक है। अब वो माइक्रोब्स ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे कि ये लकड़ी का टुकड़ा जिसमें सेल्यूलोज है ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब पच जाएगा। तो देखो टर्माइट प्रोटोजोआ को अपने अंदर रहने के लिए क्या दे रहा है, जगह दे रहा है, और बदले में टर्माइट क्या कर रहा है, जो सेल्यूलोज है इसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। बेसिकली प्रोटोजोआ भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, प्रोटोजोआ के अंदर रहने वाला जो माइक्रोब है वो एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये प्रोटोजोआ टर्माइट्स की सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब यही है, तुम हमारा फ़ायदा करो हम तुम्हारा फ़ायदा करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्रोसेस, या मैं ये बोलूँ प्रोटोजोआ और टर्माइट्स दोनों आपस में क्या होते हैं, सिम्बायोसिस को शो करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोटोजोआ जो है मेरा, ये टर्माइट्स में सिम्बायोसिस की तरह काम करता है, या सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ जो है ये इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं इसका आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया, टर्माइट्स में जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो कौन करता है, प्रोटोजोआ करता है, और प्रोटोजोआ में भी, प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण टर्माइट्स सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, सिम्बायोटिक होता है, मतलब सहजीवी, हम तुम्हारा फ़ायदा करेंगे तुम हमारा फ़ायदा करोगे। फ़ायदा कैसे, टर्माइट्स उसको जगह दे रहा है अपनी बॉडी में रहने के लिए, और बदले में वो उसको
एंजाइम दे रहा है ताकि सेलुलोज डाइजेस्ट हो पाए। और जब सेलुलोज डाइजेस्ट होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, शुगर निकलेगा और कुछ एसिड्स निकलेंगे और कुछ और दूसरे मिनरल्स निकलेंगे, जिसका इस्तेमाल टर्माइट्स अपने जीवन में या अपने रोज़ दिनचर्या में अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने में ऐसे में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब वो इस्तेमाल कर सकता है, वो भी डायरेक्ट सेल्यूलोज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेल्यूलोज को तोड़ेगा कौन, प्रोटोजोआ, और फिर उससे जो एनर्जी मिलेगी या मिनरल्स मिलेंगे उसको अपने लिए क्या कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हनी बी की जो कॉलोनी है इनमें ड्रोन जो है वो किससे बनते हैं। तो जैसे कि हमको पता है ड्रोन क्या होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, मेल। तो ये बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, क्योंकि जो फीमेल जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। हनी बी फीमेल जो होती है डिप्लॉयड होती है, वो बनाती है एग। ठीक है, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और अगर वो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उनसे क्या बन जाएंगे, सीधा मेल। तो मेल भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे जो हमारा जैकोब ऑर्गन है वो हमारा किससे कनेक्ट है। तो जो हमारा जैकोब जो ऑर्गन होता है वो हमारा कनेक्ट किससे होता है, स्मेल से, मतलब ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह काम करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, मतलब हाइड्रा का शारीरिक संगठन कैसा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रा में क्या मिलता है हमें, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। मान लो कहने का मतलब है एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एक लीच है, लीच ने ह्यूमन बॉडी को काटा। ठीक है, लीच ने क्या करा, ह्यूमन बॉडी को काटा और इसमें से खून चूसने लग गया। ह्यूमन बॉडी से खून चूसता है कौन, लीच, मतलब जोंक। जोंक मान लो किसी मनुष्य के शरीर पर चिपक जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जोंक करता क्या है, खून चूसता है। तो खून चूसने के दौरान जो लीच का सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड में से वो सीक्रेट करता है हेरोडिन, मतलब हेरोडिन नामक सब्सटेंस कहाँ डालता है, मनुष्य के शरीर में। क्यों डालता है, क्योंकि ये काम करता है एंटी कोगुलेंट, एंटी COAGULANT, एंटी कोगुलेंट वो होता है जो हमारे खून को जमने से रोकता है, मतलब हमारा खून जमेगा नहीं। अगर ये हमारी शरीर में जाएगा तो हमारा खून जो है शरीर में कभी भी उसके क्या नहीं बनेंगे, थक्के नहीं बनेंगे और कभी भी जमेगा नहीं। और जब वो जमेगा नहीं तो हमारे वेसल्स में या हमारे जो भी वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं उनमें क्या होगा, ब्लड आराम से फ्लो करता रहेगा। और जब तक फ्लो करता रहेगा तब तक ये लीच आसानी से ब्लड चूसता रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है लीच के होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से हेरोडिन नामक सब्सटेंस निकलता है जो कि क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, जिसके कारण मनुष्य का खून नहीं जमता है और जिससे लीच को आसानी क्या मिलती है, खून चूसने में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हेरोडिन नामक सब्सटेंस जो लीच की बॉडी से मिलता है। ठीक है, या मैं ये बोलूँ ये ह्यूमंस की बॉडी में भेजता है। ठीक है, और निकलता कहाँ से, इसके सलाइवरी ग्लैंड से। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्पॉन्जिस में स्पाइक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो जैसा कि हमको पता है स्पॉन्जिस में स्पाइक्यूल्स किससे बने होते हैं, स्क्लेरोसाइट्स सेल्स से या फिर स्क्लेरोब्लास्ट हम उनको बोलते हैं। चलते हैं फिर अब अपनी इस वीडियो के आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि क्या है हमारा, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब हेटेरोसिलस सेंट्रम जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है। तो हमें हेटेरोसिलस सेंट्रम है ये देखने को मिलता है बर्ड्स में। बर्ड्स में भी कहाँ पर, बर्ड्स में जो उनकी नेक होती है, मतलब जो उनकी गर्दन होती है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, हेटेरोसिलस सेंट्रम मिलता है, जिसके कारण उनकी नेक को क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन प्रदान होता है उनकी नेक को, ताकि वो झुक सकें, मुड़ सकें, इधर उधर आराम से आसानी से देख सकें। ठीक है, इसीलिए उनमें क्या प्रेजेंट होती है, हेटेरोसिलस सेंट्रम। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।